नमस्कार जी। मैं वीरेंद्र शर्मा आज 27/9/2020 की रात को 9 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। विषय है भारत के किसान क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ हाईवे जाम करके धरने और जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि मैं न्यायालयों में पड़े करोड़ों लंबित मामलों पर वीडियोस बनाने में लगा हुआ था, परंतु कैलगरी से मेरे दोस्त और बड़े भाई सरदार हरमेल सिंह जी गिल ने बीच में ही मेरे को ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास किसानी पर पास हुए तीनों बिल नहीं हैं, ना ही कहीं मेरे को उनकी लैंग्वेज मिली है, परंतु समझता हूँ कि व्हाट्सएप पर आए कुछ मैसेजेस में लगभग 99% मुख्य बातें आ ही गई होंगी। इनमें पाया कि किसानों को मुख्य डर न्यूनतम मूल्य ना मिलने, मंडियां बंद होने और प्राइवेट कंपनियों के गुलाम बनने का है। कुछ लोग और भी भिन्न भिन्न प्रकार के डर किसानों को दिखा रहे हैं। मैं एक एक करके इन सब नुक्तों पर कोशिश करूंगा कि मेरे हिसाब से उन नुक्तों का क्या परिणाम होगा और दिखाए गए डर सच्चे हैं या झूठे, आगे ये बताऊंगा, बताने की कोशिश करूँगा। पहले जो 3 बिल पास हुए हैं उनको लेते हैं। पहला बिल जो भी व्हाट्सएप मैसेज में दिखाया गया है, किसान उत्पाद और व्यापार बिल। एक देश एक मंडी इसका मुख्य मकसद है। मतलब पहले लगी पाबंदी कि किसान केवल उसकी क्षेत्र की मंडी में ही अपनी फसल बेच सकते हैं, ये हटा दी गई है। मतलब अब किसान की मर्जी होगी, उसको जहां जिस व्यक्ति या कंपनी से ज़्यादा रेट मिलेगा अपनी फसल वहीं बेच सकेगा। ये शरारती नेता भ्रम फैला रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा और राज्यों की मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ट्वीट लिखकर और टेलीविज़न पर आकर कई बार बोला है कि वो सब भी रहेगा, जहां किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं अपनी फसल बेच सकेगा। इससे केवल बिचौलिए निकल जाएंगे और किसान मंडियों और मार्केट कमेटियों के टैक्स और ड्यूटी, आड़तियों की 2.5% कमीशन, दलालों की रिश्वत, फसल का ग्रेड ठीक लगवाने और जल्द बिकवाने, मज़दूरों को उतरवाई सफाई वगैरह की मनमानी कीमत, आड़तियों की कई तरह की कटौतियाँ और बेईमानियाँ, मंडियों तक माल पहुँचाने, वहाँ कई दिन रुकने के खर्चे से किसान बच जाएंगे। कभी कभार खुले में अनाज के मंडियों में पड़े रहने से बारिश से उन किसानों का अनाज खराब भी हो जाता है। असल में किसानों के साथ आज होता क्या है ये बता रहा हूँ। सरकार हर साल थोड़ा समर्थन मूल्य बढ़ा देती है, किसान खुश हो जाते हैं, परंतु गेहूं और चावल को छोड़कर बाकी सब समर्थन मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, सरकारी एजेंसियाँ कुछ गेहूं और चावल ज़रूर खरीद लेती हैं। 30% किसानों के पास तो मंडी तक फसल पहुंचाने के साधन ही नहीं है। इस देश के किसानों 30% किसानों के पास है। चलिए मान लेते हैं 50% किसान किसी तरह गेहूं और चावल मंडियों में पहुँचा कर समर्थन मूल्य पर बेच लेते होंगे, परंतु पहले मेरे द्वारा बताए गए टैक्स, कमीशन और दूसरे खर्चे काटकर किसान के पल्ले समर्थन मूल्य का केवल 75 से 80% ही पड़ता है। ऊपर से किसान के कई दिन मंडियों में बर्बाद हो जाते हैं। शेष 50% किसान पैसे की जल्द ज़रूरत, पहले लिए कर्ज को उतारने या मजबूरी,
कम साधन या किसी और मजबूरी में गेहूं चावल भी समर्थन मूल्य के 50 या 60% पर ही बेचने पर मजबूर हो जाते हैं आज भी। कई राज्य सरकारें तो ये फसलें भी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती, जैसे बिहार इत्यादि। बाकी फसलों का समर्थन मूल्य सरकार से सुनकर किसान खुश हो जाते हैं, परंतु बार बार दुहाई देने पर भी प्राइवेट लोग इन मूल्यों पर नहीं खरीदते। किसान ज़्यादातर अपना अनाज, सब्जियां और फल निश्चित की गई मंडियों में आड़तियों के हाथों ही बेच सकते हैं, जो पहले व्यवस्था थी। अब जो बिल आए हैं इनसे क्या होगा? मेरे एक दोस्त हैं, हिमाचल में रहते हैं। उनके वहाँ सेब के बाग हैं। कुछ साल पहले वो ट्रक भरकर 15 घंटे का रात को सफ़र करके दिल्ली अपने सेब बेचने मंडी में आते थे। वहाँ बहुत कम कीमत मिलती थी उनको, और 2-3 दिन भी खराब होते थे। दक्षिण भारत में पहुँचते पहुँचते ये सेब कई हाथों में से गुजरते और कई बार लादा और उतारा जाता। इस पर बहुत मंडियों के टैक्स, बिचौलियों का मुनाफा और कई प्रकार के खर्चे पड़ते थे। मेरे दोस्त की जेब में अगर किलो के सेब के तब 20-25 रुपये आते थे, पर दक्षिण भारत के ग्राहक को उन्हीं सेब पर 1 किलो के पीछे 150 से लेकर 200 रुपये चुकाने पड़ते थे। फिर दक्षिण के व्यापारी सीधे हिमाचल में किसानों के पास पहुंचने लगे और सेब पकने से पहले ही रेट तय करके किसानों से एग्रीमेंट कर लेते थे। होता क्या है, जब कोई आपके दरवाजे पर आकर आपसे कोई चीज़ खरीदता है तो रेट आपकी मर्जी का लगता है, परंतु जब आप अपनी चीज़ ट्रक में लाद कर मंडी में लेके जाते हो दूसरे के पास बेचने के लिए, तो रेट उसकी मर्जी का लगता है, मतलब कम। अब किसानों को घर बैठे ही दुगना 2.5 गुना दाम मिलने लग गया है। हिमाचल के सेब वालों को दिल्ली में मंडी लाद कर सेब नहीं ले जाना पड़ता, और घर बैठे ही अच्छे दुगने तिगने दाम मिलने लग गए हैं। कारण इसमें से दिल्ली और दूसरे शहरों में बैठे बिचौलिए और कई प्रकार के टैक्स और मंडियों के टैक्स और ड्यूटियाँ और बहुत कुछ निकल गया है बीच में से। और इस बिल में तो उससे भी बढ़िया बात है, ये उनमें तो दिल्ली का या जो भी है एक बिचौलिया तो आता है ना हिमाचल में खरीद रहे हैं, इनमें तो एक भी बिचौलिया मोदी साहब ने बीच में नहीं रखा, और कोई किसी किस्म का टैक्स, कमीशन या लादने ले जाने का खर्च नहीं रहेगा। हर प्रकार की फसल किसान के खेत से सीधे आटा चावल बनाने वाली बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां, सब्जी फल बेचने वाले बड़े बड़े बिग बाज़ार जैसे स्टोर, और इनसे दूसरी चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्रियां जैसे हल्दीराम की मिठाइयाँ वगैरह, लेज़ के चिप्स वगैरह, ब्रिटानिया ब्रेड और बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां सीधे खेतों से ही ले जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट करके। किसान को अच्छा रेट देकर भी फैक्ट्रियों वालों को या स्टोर वालों को या कंपनी वालों को ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बीच के सारे टैक्सेस, सारी कटौतियाँ, सारे कमीशन, सब कुछ बिचौलियों के प्रॉफिट वगैरह सब कुछ निकल जाएंगे। दूसरी एक शर्त और भी रहेगी इस बिल में रखी गई है कि किसान की फसल किसान के दिखाने के बाद भी पक गई है, ये उठा लो, 3 दिन में कंपनियों को उठाना पड़ेगा, नहीं तो किसान को मुआवजा देना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात है, ताकि किसान फटाफट दूसरी फसल वहाँ बो सकेंगे अपने खेत में। सबसे खूबसूरत बात, इसमें सरकार एक इंटरनेट साइट बनाएगी जिस पर पूरे देश में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की कमी है और उनका क्या भाव चल रहा है, ये दिखाया जाएगा, रोज़ के रोज़ अपडेट किया जाएगा।
किसान या कोई भी आदमी उस इंटरनेट साइट पर जाके उस फसल के पास आपका किसी भी फसल का आपके पास कितना भंडार है उस पर आप अपलोड कर सकेंगे और ख़रीदने वाला कहीं भी बैठा हुआ वो देख सकेगा। जब खरीदने वाले की और बेचने वाले किसान की रेट भाव की आपस में सहमति हो जाएगी क्वालिटी की, तो वहीं इंटरनेट पे एग्रीमेंट हो जाएगा और शर्तें तय हो जाएंगी। तो बहुत ट्रांसपोर्ट कंपनियां ऐसी जिम्मेवारी ले लेंगी भी भारत के किसी कोने में से भी वो लगा के माल लाद के आपके घर से या गोडाउन से आपके खेत से वो माल लाद के अनाज या जो भी फसल होगी वो जो ख़रीदार होगा भारत के किसी कोने में भी, चाहे रेल से चाहे ट्रक से, किसी भी वो पहुँचा दिया करेंगी। ऐसे यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ अपने आप को बना लेंगी। वो वहीं रसीद प्राप्त करके एक आपके ख़रीदार के मोबाइल पर भेज देंगी, दूसरे जो बेचने वाला उसके बैंक को, ताकि बैंक इमीडिएटली उसी दिन पैसे बेचने वाले किसान के खाते में जमा करवा दें। बस एक ही बात होगी कि वो जहाँ माल जा रहा है वहाँ का किराया ट्रांसपोर्ट का भेज कर भी ख़रीदार को वो माल मतलब वारा खाता है, ठीक रहता है। ये माल जो किसान बिल्कुल ज़िले में लोकल मंडी में ही बेच सकता था, वो किसी साथ लगते दूसरे ज़िले, राज्य या कोई 200-400-500 जहाँ किराया ज़्यादा नहीं पड़ता वहाँ तक तो बड़े आराम से ही भेज सकेगा। परंतु इवन 2-4 हज़ार किलोमीटर तक भी, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर तक भी भेजने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदिश नहीं रहेगी। हाँ, ख़रीदार को उस रेट में किराया दे के भी वारा खाता हो। पैन कार्ड लगाना पड़ेगा ख़रीदार को। इसका मतलब क्या है भी ये 2 नंबर का व्यापार ना हो सके। अब किसी भी कारण कंपनी या किसान में कोई आपसी असहमति हो जाती है तो वहाँ के एसडीएम को बीच में डालकर कुछ दिनों के अंदर, जैसे 30 दिन के अंदर एसडीएम को फैसला देना होगा। अगर फिर भी असहमति होती है तो डीसी साहब को, फिर भी असहमति होती है तो एक कॉन्सिलेशन कमेटी होगी, वो फैसला करेगी। ये सभी 30 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। भ्रम किसानों में ये फैलाया जा रहा है, जो लोग चाह रहे हैं भी मोदी जी सरकार को कि मतों को, वोटों को तोड़ा जाए, कि किसानों से अदालतों में जाने का हक छीन लिया। कभी ये तो बताओ किसानों को भी एक लोअर अदालत में भी, बड़ी अदालतों को छोड़ो, तो अदालतों में कितने कितने साल लगते हैं। मोदी जी ने किसानों को न्यायालयों की अदालतों की लंबी सालों साल चलने वाली प्रक्रिया से बचाई है और न्यायालयों में जाकर इंसाफ लेने में बहुत खर्चा होता है। मोदी जी ने बल्कि किसानों की फेवर करी है, मदद करी है। हाँ जी, ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां किसानों के साथ उनकी मजबूरी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीदेंगी, सस्ते में खरीदेंगी। बिल में यही मजबूरी तो हटाई गई है कि किसान अपनी फसल जहां उसको ज़्यादा रेट मिले वहीं बेच सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं है पास लगती मंडी में ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। तो क्यों, अगर कोई कंपनी या पार्टी उसको कम रेट देती है समर्थन मूल्य से, किसान क्यों मजबूर होगा बेचने के लिए? कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई बिल में मजबूरी नहीं है। आगे भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार ने मंडी एक्ट बंद कर दिया था
और किसानों को अपना माल बहुत सस्ते में बेचना पड़ गया था। अरे ये तब ऑर्डिनेंस बिल थोड़े था कि बड़ी बड़ी कंपनियां आगे एग्रीमेंट करके माल खरीद सकेंगी। तब तो छोटे छोटे दुकानदार वहाँ के थे, वो ऐसे ही जैसे पहले सदियों से ब्लैकमेल करते हैं लोग, करते थे किसानों को। ऐसा किसी बिल में नहीं लिखा कि मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। ये केवल अपोजिशन पार्टियों और शरारती तत्वों द्वारा सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने के लिए भ्रम फैलाया, झूठ बोला जा रहा है। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा बिहार की तरह करती है तो वहाँ के किसान क्यों नहीं उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे, जैसे अब पूरा देश सड़कें और रेलें बंद कर रखी हैं। दूसरी बात अगले ऑर्डिनेंस के लिए ही है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बिना बिचौलियों के फसल खरीदेंगी, जिससे किसानों को अच्छा रेट और कंपनियां भी को भी माल सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डिनेंस बिल की। जरूरी वस्तुओं का एक्ट 1955 में बदलाव। जब मैं छोटा था तो देखा है देश में अनाज और दूसरी खाने पीने वाली वस्तुओं खपत से बहुत कम पैदा होती थी, और व्यापारी जब फसल आती थी तो कम कीमत पर खरीद के खाने पीने वाली वस्तुओं को स्टोर कर लिया करते थे, ताकि जब भी किसी वस्तु की देश में कमी आएगी उनको पता था जरूर आएगी, क्योंकि इतना अनाज या खाने पीने वाली वस्तुएं नहीं होती थी, तो तब वो ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे। इसको काला बाजारी कहते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, जब मैं पढ़ रहा था तो सरकारों को, केंद्र सरकारों को अनाज और दूसरी खाने की पीने की वस्तुएं बाहर के देशों से आयात करनी पड़ती थी, और जब तक वो आयात होके आती थी तब तक ये काला बाजारियों की मज़े लगे रहते थे। इसी वजह से ये लिमिटेड क्वांटिटी कर दी गई व्यापारियों के लिए और एक्ट बनाए गए थे। परंतु आज स्थिति बहुत बदल गई है। आज मैंने पिछले 10-15 सालों में कहीं भी नहीं देखा कि हमारे देश में कहीं भी कोई खाने का या अनाज का अकाल पड़ा हो। जबकि 47 से पहले तो और भी बंगाल में 2 लाख आदमी भूख से मर गया था, अनाज नहीं था देश में। इतना बड़ा अकाल पड़ता था जो आज नहीं है, क्योंकि पहले ना तो इतनी नहरें थी पानी लगाने के लिए, ना ही किसानों को इतनी जानकारी थी, ना ही इतने बांध थे, और जब बारिश आती तो बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती, जब गर्मी आती तो सूखे से बर्बाद हो जाती, क्योंकि बांध डैम नहीं थे, पानी हर साल नहीं मिलता था, सारा साल नहीं मिलता था। कीड़े मार दवाइयाँ नहीं थी, कीड़े आते, फसलों को बीमारियाँ लग जाती, अंधेरी से फसलें गिर जाती, बीमारियों से फसलें कीड़ों से खराब हो जाती। और फसल भी आज जितनी पैदावार पर एकड़ हो रही है उसका सिर्फ केवल तीसरा चौथा हिस्सा पैदा होता था, और उसको में भी आधी से ज़्यादा कभी बाढ़ आ गई देश में, कभी सूखा पड़ गया, कभी कीड़े लग गए, कभी बीमार लग गई, कभी कुछ हो गया, खराब हो जाती थी। मतलब आज की फसल जितनी हमको क्वांटिटी प्राप्त होती है, एक्चुअल में किसानों को इवन स्टोरेज में भी घुन वगैरह लग जाता था, स्टोरेज में बड़ी फसल खराब हो जाती थी, चूहे खा जाते थे। आज जितनी फसल हम बचा पा रहे हैं किसान खाने के लिए देश में, डाउनों में ये पैदा हो रही है, मेरे ख्याल हमको तब 10वां हिस्सा भी नहीं बचता था, 10वां-12वां हिस्सा बचता था एक्चुअली जो लोगों के खाने के लिए। इसीलिए लोग जब तक नई फसल नहीं आती थी, अनाज की कमी से लोगों को जूझना पड़ता था तकरीबन हर साल। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो गोडाउन इतने भरे पड़े हैं, मोदी जी
कितने महीनों से, 8-9 महीने से कोरोना की वजह से 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। अब पता नहीं कितनी देर और भी दे सकते हैं। गोडाउनों में रखने के लिए जगह नहीं है, गोडाउनों के अंदर भी रखते हैं, बाहर कंपाउंडों में भी रख के तिरपाल डालते हैं। इसके अलावा ये जो पैसा इतना ब्लॉक हो रहा है, अब ज़रूर से ज़्यादा अनाज को ब्लॉक करने के लिए खरीद के, किसका पैसा है? वो किसानों का पैसा नहीं है, वो हम सब का पैसा नहीं है। जो भी किसान चीज़ खरीदते हैं, जो भी करते हैं, चाहे टैक्स ना देते हों, उनमें सेल टैक्स और चीज़ें लगी होती हैं। वो अगर पैसा ब्लॉक हो रहा है, या ये जो अफसरों की बेईमानी से या नालायकी से अनाज खराब हो रहा है गोडाउनों में, वो पैसा हम सब का ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है, किसी राजनेता की जेब से नहीं दिया हुआ। अगर वो पैसा बर्बाद होने से बच जाए और स्टोरेज में ना लगे, उसको प्राइवेट को दे दिया जाए, तो वो पैसा सरकार चाहे टैक्स कम करे, हमें कुछ चीज़ें सस्ती मिलें, चाहे हमारी सर सहूलतों के लिए बढ़िया रोड, बढ़िया बिल्डिंगें, हर कुछ बढ़िया बनाए, तो उस पैसे को अगर हम बर्बाद होने से बचा लें। जो अफसर, मेरे पास वीडियो आई हैं, अफसर खुद छोटे कर्मचारियों को कह के रात में तरपालें उठवा के ना, या गोडाउनों में पाइपों से पानी छिड़कवाते हैं। ये शराब वाले 2-3 रुपये किलो अनाज गेहूँ खरीदने के लिए, जो हमारा 15-18 रुपये खरीदा हुआ सरकार का, उसके बाद स्टोरेज का खर्चा अलग उस पर होता है, तो ये अफसरों को पैसे दे के ऐसे अनाज को बर्बाद कराते हैं। अनाज चोरी होता है, अनाज अफसरों की लापरवाही से कीड़े लगते हैं, चूहे खा जाते हैं। ये सब हमारे टैक्स का दिए हुए पैसे की बर्बादी है। जितना ही चाहिए उतने से बहुत ज़्यादा अनाज गवर्नमेंट को स्टोर करना पड़ रहा है। क्यों ना प्राइवेट स्टोर करें? प्राइवेट बिल्कुल स्मार्ट तरीके से उतने ले स्टोर करेंगे, उनको फटाफट जहाँ जिन देशों को चाहिए वो एक्सपोर्ट करेंगे, जिन फैक्ट्रियों को चाहिए उनको पता चलेगा भी एक निश्चित कीमत पर वहाँ से अच्छी क्वालिटी का अगर अनाज सब मिलेगा, तो हमारे देश की गुणवत्ता चीज़ों की बढ़ेगी। बिस्कुट है, ब्रेड है, चिप्स है, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश में खाने पीने वाले किसान पैदा करते हैं, उनकी एक्सपोर्ट बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। अगर प्राइवेट लोग आ जाएंगे, किसानों की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे बढ़ेगी। 1 एकड़ पे अगर कहीं कोई चीज़ 10 क्विंटल होती है, वो 35-40 गुना हो जाएगी। 35-40 गुना नहीं, सॉरी, 3-4 गुना हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा। हाँ, एक बात इससे ज़रूर होगी कि बिचौलिए और उनके कर्मचारी इससे फ्री हो जाएंगे, उनको रोज़गार से अपने से फ्री हो जाएंगे। एक दफ़ा तो झटका लगेगा उनको, किसानों को बहुत लाभ होने वाला है, असल नुकसान होगा बिचौलियों को। और देखिए, धीरे धीरे शहरों में रहते हैं वो, मोदी जी बहुत फार साइटेड है, उनको पता है धीरे धीरे वो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी और धंधे में चले जाएंगे, किसान का जाना मुश्किल है। और वही हाथ जो इन्हीं चक्रों में अननेसेसरी अपनी कमीशन और मुनाफे बना के और देर से अनाज और बर्बाद हो रहा था, वही हाथ कुछ देश में और वस्तुएं पैदा करने में, कुछ और सेवाएं पैदा करने में लगेंगे, तो देश की उससे और तरक्की होगी। ये 2-4 साल में
सारे मुनीम और उनके जो है ये जो आड़ती वगैरह अपने आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। सरकार जितना ही किसी आपातकाल में चाहिए होता है उतना ही के लिए हमारे पास गोडाउन हैं जिनमें सेफ वो उतने रखेगी, लोगों के टैक्स के पैसा उतना ही ब्लॉक होगा। कोई किसी देश की भी सरकार, क्योंकि उसके पास बहुत चीज़ें होती हैं देखने वाली, और उसका जो है जहाँ कंट्रोल करना हो उन्होंने बाहर के देशों के साथ संबंध या लड़ाई, वहाँ से सिक्योरिटी, देश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, बहुत कुछ होता है। तो सरकार को ये जो बिजनेस है या व्यापार है, इसमें जो भी देश पड़े हैं कम्युनिस्ट कंट्रियाँ हो रहा है, फेल हुए हैं। चाइना भी भूखों मर रहा था जब से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कंपनियों को बुलाया है, 30 सालों में ही कहीं का कहीं चला गया। सारे अमेरिका, कनाडा, यूरोप जहाँ भी ये प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत आगे चले गए। जहाँ भी इस जर्मन सारे भूखे मर रहे थे आखिर, या क्यूबा वगैरह सारे देश कम्युनिस्ट पीछे रह गए थे। तो यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, वो आगे निकल गई। तो इसलिए जो भंडारण का ध्यान प्राइवेट कंपनियां रख सकेंगी और नुकसान नहीं होने देंगी, वो सरकार कभी नहीं रख सकती। इस बिल के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे काला बाजारी बढ़ेगी चोरी होने से, और आम पब्लिक को जो है बहुत महंगा बाद में ये कंपनियां खाने पीने की चीज़ें बेचेंगी। ये बिल्कुल गलत है, सब झूठ है। मैंने ऊपर बताया कि लोगों को पहले एक जानकारी खेतीबाड़ी की कम होती थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, उन्होंने खेतीबाड़ी, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी, सरसों पालने के लिए नए नए तरीके और किस्में ईजाद की, जिससे खाने पीने की हर वस्तु आज से 50-60 साल पहले से कई गुना उनका उत्पाद बढ़ गया। हाँ, काला बाजारी के बारे में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गोडाउनों में रख के खाने पीने की चीज़ें आम जनता को बाद में बहुत महंगे दाम पर बिकेंगी। पहली बात तो जब पड़ोसी देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं कि कमी नहीं आ रही, तो काला बाजारी तो तब होती है जब चीज़ें ना मिल रही हों, तभी मनमर्जी पे रेट दिया जाता है। परंतु सरकार ने, मोदी जी ने इसका भी इंतजाम इस बिल में किया है। अगर मोदी जी को कभी भी ये लगेगा तो वो ये गोडाउनों में पड़ा हुआ खाने पीने की चीज़ों का सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी। उसके लिए उन्होंने हालात बताए हैं, जैसे कभी कोई कुदरती आपदा आ जाए, कोई ऐसा बिल्कुल ही भूचाल आ जाए, ऐसा ही बिल्कुल कोई बारिश ना हो या बहुत ही ज़्यादा हो जाए, या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध लग जाए, या देश में बिल्कुल ही कोई ऐसी बात हो जाए भी अकाल ही पड़ जाए किसी कारण से, यहाँ किसी चीज़ की बहुत कमी हो जाए, या कोई कंपनी मुनासिब जो भी जायज़ मुनाफे के से ऊपर कोई चीज़ लगता है बढ़ाकर लोग शिकायत करते हैं बेच रही है, तो उन परिस्थितियों में सरकार को हक होगा ये गोडाउनों में पड़ा हुआ माल, अपने प्राइवेट गोडाउनों में पड़ा हुआ अपने माल कब्जे में ले सकती है। सरकार को इन सब चीज़ों का ध्यान है और ये बिल इसमें दिया गया है। इसके बाद किसानों को एक और चिंता में डाल दिया गया है कि भंडारण कंपनियां जब किसान की नई फसल पर अपना माल सस्ते दामों पर बाहर निकाल देंगी ताकि किसान को सस्ते में अपनी फसल बेचनी पड़ जाए।
पहली बात तो ये है कि ये कंपनियां और उनके हज़ारों लाखों कर्मचारियों की रोज़ी रोटी किसानों को किसानी में ही रखने और उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फसल करने से ही चलती रहेगी, ना कि किसानों से किसानी छुड़वा कर। ऐसा होगा तो किसान क्या करेंगे? जब उनको भरपेट रोटी नहीं मिलेगी तो वो कोई और किसी काम में लग जाएंगे। जब अगले साल फसल नहीं होगी या कम होने से कंपनियां फसल कहाँ से खरीदेंगी? ये जो किसानों के उत्पाद से फैक्ट्रियां चल रही हैं वो बिना माल के या कम माल से कैसे चलेंगी? जो कंपनियां देश विदेश में ऐसे माल तैयार करके या मिठाइयाँ या जो ब्रेड या बिस्कुट तैयार करके बेचती हैं वो कैसे बेच सकेंगी? बहुत कुछ रुक जाएगा। अगर किसानों का उत्पाद रुक जाएगा या कम होगा तो बहुत कुछ रुक जाएगा और कम हो जाएगा इनका बिजनेस भी। जब लोग कुछ और करने लगेंगे तो क्यों खेती में फिर दोबारा ब्लैक मैन होने के लिए आएंगे? इसलिए कोई स्टोरेज वाला, कोई कंपनी वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई मल्टी जो है बेचने वाले स्टोर होते हैं किसानों के साथ ऐसा नहीं करेगा। उनको किसानों को और उससे उत्पाद और बढ़िया क्वालिटी का लेके ही उनका बिजनेस देश में भी और बाहर के देशों में भी कंपटीशन और गुणवत्ता के आधार पर बहुत कंपटीशन होता है, तभी चलेगा। कोई कंपनी ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। अपने देश में भी खरीद शक्ति बहुत बढ़ रही है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां खाने पीने की वस्तुएं बहुत कम पैदा होती हैं, जैसे सारे अरब देश, रेगिस्तानी है और अफ्रीकन देश भी है। दुनिया में बहुत विकसित और ठंडे देश हैं जहां खाने पीने की चीज़ें महंगी या बहुत कम होती हैं, या वहाँ हमारी जो यहाँ होता है वहाँ होता ही नहीं है। जैसे यूरोप के बहुत देश, जापान, दोनों कोरिया देश, यहाँ तक कि चीन भी। मतलब ये कि भंडारण कंपनी और फैक्ट्रियों को किसानों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद चाहिए होगा और उनकी गुणवत्ता भी बढ़िया चाहिए होगी। इसीलिए सभी कंपनियां अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करने के लिए और बढ़िया माल गुणवत्ता के आधार पर कंपटीशन के लिए किसानों की हर प्रकार की उनकी ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए और उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए मदद करेंगी। तभी उनका भी बिजनेस फैक्ट्रियों वाला और उनका भी स्टोरों का ज़्यादा चलेगा। बाकी भंडारण के लिए क्या देश में एक ही कंपनी होगी? पूरे देश में सैकड़ों कंपनियां होंगी। तीसरी बात, हमारे देश में कुछ ही महीनों में किसी न किसी प्रदेश में इलेक्शन या कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन होता है। क्या जो पार्टी सत्ता में है, चलिए बीजेपी को ले लीजिए या मोदी जी को, अगले मतदान में किसानों के वोट नहीं चाहिए? क्या इस बात का संज्ञान नहीं लेगी सत्ताधारी सरकार की देश के किसान अगर किसी मुसीबत में पड़ गए हैं तो उनको मत उनकी पार्टी को नहीं मिलेंगे? ये सब भ्रम विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि 2 महीने में होने वाले बिहार और उसके बाद दूसरे राज्यों में होने वाले मतदान इलेक्शन में मोदी जी के वोट टूट सकें और उनको मिल सके। ये सब शरारत किसान नेताओं को भी हाथ में लेकर और पीछे से बहकर इन विरोधी पार्टियों द्वारा फैलाई जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे ऑर्डिनेंस बिल की, जिसमें शायद मूल बीमा, किसान सेवाएं और किसान समझौता है। अब क्या हो रहा है? बहुत किसान नई फसल बोने से पहले सोचते रहते हैं कि देश में इस साल कौन सी फसल की कीमत ऊंची मिलेगी
कौन सी फसल नीचे जाने का खतरा है, और इसी अधेड़ बुन में और सलाह मशवरे में वो कई बार एक एक डेढ़ डेढ़ महीना बर्बाद कर देते हैं, खेत खाली पड़े रहते हैं। ये चिंता, किसान की टेंशन, खेत खाली पड़े होने से जब तक अगली फसल बिक के पैसे जेब में नहीं आ जाते तो इंसान के दिमाग पे चिंता बनी ही रहती है। इस तीसरे बिल से किसान की ये चिंता बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, क्योंकि कंपनियां फसल उठाने से पहले ही किसान को बता देंगी अब हमको ये फसल चाहिए, आप ये फसल भेजिए, हम उसका ये रेट देंगे, और उससे एग्रीमेंट हो जाएगा। 3 दिन में फसल उठते ही किसान अगली फसल बीजने की शुरू कर देगा, बिजाई शुरू कर देगा। इस बिल में, इस तीसरे बिल में सरकार इंटरनेट पर देश की हर भाषा में हर फसल के लिए 1 साल से 5 साल के लिए एग्रीमेंट का मतलब ड्राफ्ट बनाकर रखेगी, ताकि देश का हर किसान, हर आदमी अपनी भाषा में उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को पढ़ सके कि कोई शर्त उनके खिलाफ तो नहीं जाती। उसको अगर किसी भी कंपनी से एग्रीमेंट करना है तो उसकी पूरी जानकारी होने से उसका डर दूर हो जाएगा। दूसरा, किसान का इतना भी ध्यान रखा गया है कि अगर फसल बढ़िया हो तो इसके लिए कंपनी अपने खर्चे पर जिसके लिए फसल बढ़िया हो अपने खर्चे पर कोई पानी की पाइपें, कोई स्प्रिंकलर, कोई जैसे अंगूरों के लिए जाल वाल बनाते हैं ऊँचे, बेलों के लिए और चीज़ों फसलों के लिए, कोई शेड बनाते हैं, शेड के अंदर होती हैं, कोई दीवार बनाते हैं भी फसल जानवर ना खा जाएं, कोई कमरा बनाते हैं चौकीदारी के लिए। तो उसका मालिक अगर उसकी ज़मीन में बांधता है जिस किसान के, उस वही मालिक होगा, कंपनी नहीं। कंपनी सिर्फ अपने उसके अंदर उसको किसान को सहूलत दे रही है, या उसमें कमरे में एक आधा आदमी या उस किसान का रह सकेगा। मतलब किसी भी हालत में ज़मीन की जो मालिकाना हक है वो कंपनी का नहीं होगा। किसान को तुरंत 1 दिन में ही पैसे मिल जाएंगे जब ही किसान दिखा देगा भी ये फसल मेरी पड़ी हुई है, कट गई है। उसके 3 दिन के अंदर ही किसान की पेमेंट पहले हो जाएगी और किसान अधिकार दे देगा आप 3 दिन के अंदर उठा लो। कंपनी को 3 दिन के अंदर उठानी ही पड़ेगी, चाहे मार्केट में उस फसल का रेट कम हो जाए, परंतु किसान को लिखे गया रेट जरूर मिलेगा। इसके अलावा किसान को बोनस भी मिलेगा, और किसी किस्म का भी उतार चढ़ाव हो गया तो उसके लिए भी किसान को सुरक्षित रखा जाएगा, बीमे जैसे बीमा होता है। अब देखिए असल में क्या होगा। बहुत से किसान अच्छी कंपनियों के साथ पक्के तौर पर जुड़ जाएंगे। मैं पंजाब के मोगा शहर से में जन्मा और वहीं पला बड़ा हूँ। वहाँ मेरे बचपन में एक डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड खुली थी। उसके बाद इलाके के किसानों को उन्होंने भैंसें खरीद कर दूध सप्लाई करने के लिए प्रेरित किया। भैंसें खरीदने के लिए लोन दिए। भैंसों की कौन सी अच्छी नस्ल है वो पालनी चाहिए, उनको कैसे रख रखाव रखना चाहिए, उनकी कौन सी खुराक है वो फूड स्पेशलिटीज़ देती थी जिससे भैंसें अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मकदार का दूध दें, जिससे हमारे इलाके में इर्द गिर्द गाँव में इवन 200-400 किलोमीटर तक भी लोग भैंसें पालने लगे और दूध सप्लाई करने लगे। आज 60 साल हो गए हैं
उनके अगली पीढ़ियां भी यही काम कर रही हैं और उनके बढ़िया पक्के घर बन गए। जिनके कच्चे थे, घर में मोटरसाइकिल कारें हैं, बढ़िया मज़े कर रहे हैं। उनका जीवन स्तर एकदम बहुत ऊंचा हो गया। देश का हर किसान भी इसी प्रकार इन्हीं कंपनियों से जुड़ जाएगा और उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे, किसी ने कहा जी 86% किसानों में देश के पास 5% से कम ज़मीन है, 60% के पास 2 एकड़ से भी कम है, तो उनका क्या होगा? चाहे किसी के पास 1 एकड़ पौना एकड़ भी हो, कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ उसने 100-200 एकड़ लेना, से सारी ले लेंगे। जिस गांव में उन्होंने अपना ये छोटी से लेकर बड़ी मशीनें, खाद, दवाइयाँ भेजी हैं, उनको क्या है? उस हिसाब से जो है उसी रेट पे अपनी बड़ी मशीन, नहीं कोई जो नई मशीन अपनी खरीदना सकता है या नहीं खरीदना चाहेगा, किराए पे ले ले, या कंपनी किराए पे चला देगी, चाहे वो 1 एकड़ ही हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी कंपनियां 1 आधे एकड़ से लेके 200-200 एकड़ के भी जिनसे सभी से एग्रीमेंट करेंगे एक जैसा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जब उस गांव में या साथ वाले गांव में अपनी मशीनरी, अपने गोडाउन बनाया है दवाइयों का और बीजों का और भी चीज़ों का, उसमें वो सभी को देगी ज़रूरत के मुताबिक। छोटी मशीनें या जो भी मशीन कोई उनमें से लेना चाहेगा उनको मोल भी दे देगी। क्यों होता है, किराए की बजाय हम अपनी रखें, हर साल चाहिए होती है। खेती बाड़ी ये कंपनियां अपनी ज़रूरत के लिए, अपने लाभ के लिए किसानों को नई नई जानकारियां खेती बाड़ी का उत्पाद और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देगी। नई नई छोटी से लेके बड़ी मशीन, जैसे चाइना में आप YouTube पर जाके देखिए, एग्रीकल्चर इन चाइना डाल के कितनी वीडियो आ जाएंगी हर चीज़ की। छोटी छोटी से मशीन से लेके फटाफट काम होता है, बड़ी बड़ी तक मशीनें हैं। ये सब मशीनें ये कंपनियां अपने स्टोर बना के वहाँ रखेंगी, चाहे किराए पे चलवा लो, चाहे मोल ले लो, चाहे लोन पे ले लो, उतार दो, जैसी जैसी आपकी समर्था होगी। तो ये किसानों की मदद अपनी उनको गर्ज होगी तो करेंगी। हर प्रकार की कीड़े मार दवाइयाँ या बीमारियों से फसलों को कैसे बचाना है, खादें, बीज, मशीनरी, सब कुछ वो अपना जहाँ भी ज़मीनें जिन गाँव में लेंगी उनमें कहीं सेंटर में रखेंगी। तो इन तीनों बिलों से बिल्कुल मोदी जी ने ख्याल रखा है देश के किसानों का, छोटे से बड़े से लेके ऐसे बढ़िया बिल बनाए हैं भी सभी को बहुत लाभ होने वाला और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। अब आते हैं किसान ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों सड़कों और रेलों पर बैठे हुए हैं। जो मेरे को अंदाज़ा लगता है, किसानों की आर्थिक हालत पर 3 श्रेणियाँ बनती हैं। पहली, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें और खेती के साधन हैं। दूसरी, जिनके पास ज़रूरत भर की ज़मीनें और खेती के सीमित साधन हैं। तीसरी, जिनके पास गुजारे से भी कम ज़मीनें हैं और खेती के कोई ख़ास साधन नहीं हैं और खेती के साथ साथ उनको गुजारे के लिए कहीं कहीं कोई मजदूरी या नौकरी भी करनी पड़ती है। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ आर्थिक अंदर कोई वो है उनके अहम में एक दूसरे के साथ बैठकर किसी समस्या पर विचार विमर्श नहीं करते। जब लोग नीचे तबके औरों को पूरा ज्ञान नहीं होता तो कुछ तेज दिमाग लोग, ज़्यादा बोलने वाले मेरे जैसे,
उठ खड़े होते हैं और यूनियन बना के लीडर बन जाते हैं, किसान यूनियन लीडर अपने अपने राज्य में। बाद में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए या किसी राजनेता द्वारा दिए लालच में आकर कई बार भोले भाले लोगों को उनके नुकसान में भी उनको उल्टे सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर सड़कों पर ले आते हैं। मेरे ख्याल में यही इस बार भी किसानों के साथ हो रहा है। असल में 2014 से ही देश की विरोधी पार्टियों को मोदी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार या नाकामी का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत हर छोटी छोटी मोदी जी के काम के खिलाफ बोला है, बाद में वो चीज़ें पता चलती हैं भी सब झूठ था। इन पार्टियों को मोदी जी के रहते अपना भविष्य बिल्कुल ही अंधकार में नजर आता है और हरदम कोशिश करते रहते हैं मोदी जी के हर छोटे बड़े काम के खिलाफ लोगों को भ्रम में डालने के लिए, झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने के लिए। परंतु ये उनकी चाल चल नहीं रही। परंतु पता नहीं इस बार किसानों पर कैसे चल गई है। एक तो इलेक्शन भी आने वाले हैं ना बिहार में नवंबर में, और भी कहीं जल्दी आने वाले हैं। किसान यूनियन के इस इकट्ठ को बढ़ता देख सारी विरोधी पार्टियां पीछे से इस समस्या को और बढ़ाने के लिए हर प्रकार की मदद जैसे पैसा, मीडिया, बैनर आदमी भेज रही है ताकि बिहार और देश में कुछ देर पर आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को हराया जा सके। इसलिए सभी पार्टियों ने इस आंदोलन में अपने वर्कर भी भेज दिए हैं। आज टीवी पर एक न्यूज़ देखी जिसमें पूछने पर जर्नलिस्ट ने पूछा बहुत कंट्री में स्थानों पर इन पार्टियों में जो भाग ले रहे थे यंग लड़के कि वो बताएं वो इन बिलों का किस बात पर, कौन सी बात ठीक नहीं, क्यों विरोध कर रहे हैं। और उन दसियों आदमियों में से देश के हर कोने से बड़े बड़े शहरों से पूछा गया, कोई भी ये नहीं बता पा सका भी इन बिलों में क्या गलत है, वो किस लिए विरोध करने आए। बस मोदी के खिलाफ हो हल्ला मचाना है, लोगों को, किसानों को भ्रम में रखना है। वो सब पार्टियों के वर्कर थे, उनमें कोई भी किसान नहीं था, ज़्यादातर यही थे। किसानों को लगता है भी हमें बहुत बड़ी लोगों की हिमायत मिल रही है, भी हम तो जी गवर्नमेंट के ये बिल वापस करा देंगे। अरे करवा दो यार, उससे वो भी मैं बताता हूँ। मैं भी कहूँगा मोदी जी को ये बिल वापस कर लें, फिर देखना इन पार्टियों का और आपका क्या हाल होगा, वो बताता हूँ आगे चल के। यही बिल ये कांग्रेस 2014 में पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए लाई थी और एक इसके हक में मेरे पास वीडियो आई हैं। कपिल सिब्बल और शायद रणदीप सुरजेवाला बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं ये बिल बहुत अच्छा है। और आज वही रणदीप सुरजेवाला और ये लोग कांग्रेसी इस बिल को, क्योंकि मोदी जी वही बिल ले आए और ये उल्ट बोल रहे हैं, किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं। दूसरे, मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, चाहे वो कांग्रेस के हों, आपका हो या शिवसेना को हो, सबसे ये सहमति लेके ये बिल, और चाहे अकाली दल के हों, तो ये पास करवाएं। जब सुखबीर बादल और उनकी पत्नी ने देखा कि किसान तो बहुत संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, तो डड्डुओं की तरह एकदम छाल लगाकर बाहर चले गए और मैं जी 1 लाख से ऊपर अपना वर्कर जेलें भर दूंगा। तलवार लेके बैठे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, पता नहीं मोदी को तलवार से काट देना। जब ये बिल पास हो रहा था, सारा सलाह हो रही थी, कैबिनेट में और हैं, तब आपकी पत्नी कहाँ थी? तब आपको नहीं पता था? ये इतने झूठे हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। हमारे यहाँ मोगा में एक साथी रूपलाल हुआ करता था, उसका भी काम यही था। मैं छोटा सा कमेटी में नौकरी करता था। एक दफ़ा क्या हुआ, देखा रिक्शे वाले इकट्ठे हो गए
और उन्होंने जूस निकाल दिया। अपनी यूनियन, रिक्शा यूनियन थी, इसकी लकड़ी की दुकान थी, वहाँ किसी ने बता दिया भी ऐसे जुलूस निकला। गाड़ी में मेरे सामने देखते देखते इतना दौड़ गया, गाड़ी ज्यों ही जुलूस के पीछे खड़ा के दौड़ता हुआ आया, फ्रंट की रिक्शा में ज़बरदस्ती बैठ के माइक पकड़ लिया, कमेटी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। ना उसको किसी ने बुलाया, ना उसको किसी ने चलाया, बस अपनी नेतागिरी। रिक्शा वालों की यूनियन है, यही काम ये सुखबीर बादल और उसकी पत्नी ने किया है। बिल्कुल साथी रूप लाला, इनके बाप जानते होंगे, अच्छी तरह जानते हैं, प्रकाश सिंह बादल मर गया साथी रूप लाला।